हेलो दोस्तों, आज हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो यूनिट है वह है यूनिट 4 और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नेफ्थलीन। यह पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का टाइप है नेफ्थलीन। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में जो नेफ्थलीन होता है वो लीनियर फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज्ड रिंग्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो रिंग्स होती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका यह बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं आपस में, तो इसे ही आपको लीनियर नेफ्थलीन बोला जाता है। नेफ्थलीन जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, एरोमेटिक वाइट सॉलिड हाइड्रोकार्बन हैविंग टू फ्यूज्ड बेंजीन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रिस्टलाइन होते हैं, एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक वाइट होती है, इसका कलर जो होता है वाइट होता है और यह सॉलिड पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दो फ्यूज रिंग होता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जांपल के लिए मैं फिर से आपको बनाकर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये रहा नेफ्थलीन, ठीक है। ये रहा नेफ्थलीन। इसमें देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी आती है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी आती है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी आ गई, 10। और हाइड्रोजन की अब बात करें तो चलिए ये स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। 3, 4 और यहाँ 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें नेफ्थलीन की तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करता हूँ कि नेफ्थलीन होता क्या है, ठीक है। जैसे आपने अपने कॉलेज या फिर स्कूल में आप बाथरूम में गए होंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप बाथरूम में गए होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे आप टॉयलेट करते हैं वहाँ पे आपको वाइट वाइट एक गोली रखा होता है, वही नेफ्थलीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वाइट होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो वही नेफ्थलीन होता है। लेयर बाय लेयर टूटता है, ऐसा नहीं कि एक साइड से यहाँ से ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप नेफ्थलीन की गोली को ध्यान से देखेंगे तो एक साइड से छोटा नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक, जैसे सपोज कीजिए इतना बड़ा है तो थोड़ा देर के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इतना बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि इतना बड़ा है तो इतना पहले गल जाएगा और फिर इतना बाद में गलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये लेयर बाय लेयर टूटता है, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ क्रस्ट है वो लेयर बाय लेयर होता है ना, और लेयर बाय लेयर हटता है, जैसे प्याज का छिलका लेयर बाय लेयर हटता है, सेम टू सेम आपको ये नेफ्थलीन भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको फील आ गया होगा कि नेफ्थलीन होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है नेफ्थलीन इज ऑल्सो नोन एज नेफ्थलीन, ठीक है। तो यहाँ पे बस स्पेलिंग का फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर चलता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ALENE है, उसी जगह पे यहाँ पे ALIN है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिखते हैं तो आपका सही हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन, ठीक है, उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप वाटर में इसे डाल देते हैं तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे आपने, मैं आपको एग्जांपल लेकर बताया था ना कि आपके बाथरूम में पड़ा रहता है नेफ्थलीन की गोली, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर वाटर वाटर में ही ये पड़ा रहता है, ठीक है। अगर वाटर उस पे गिरता है डिज़ोल्व नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यह नेफ्थलीन की गोली है, ठीक है। तो इस पे अगर वाटर पड़ता है तो डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे आप टॉयलेट करते हैं, ठीक है, तो आप यूरिनेशन जब करते हैं इस पे तो ऑर्गेनिक यहाँ पे कुछ सब्सटेंस आते हैं जिसके चलते इसमें क्या होते हैं, कुछ डीजनरेशन होता है और इस पे इसका जो कुछ लेयर है वो डीजनरेट कर जाते हैं और वहीं क्या करते हैं कि जो भी स्मेल आपके यूरिन से आते हैं उसको रोकते हैं। और ऐसे ही अगर आप वाटर में इसको रख देते हैं तो कोई भी डिसोल्यूशन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका जो भी झाड़ू लगाने वाला होगा, जो भी पोछा करने वाला होगा स्कूल का, उसे पता रहता है कि ये जो नेफ्थलीन है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। बस आपको पता नहीं होता है कि वाटर में डिसॉल्व ये हो जाता है, ठीक है, या फिर नहीं होता है। लेकिन आज के बाद से आप भी जान जाएंगे कि वाटर में यह डिसॉल्व नहीं होता है। आप इसे अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अल्कोहलिक मीडियम या फिर आपको बेंजीन की मीडियम में लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अब नेफ्थलीन की जो स्ट्रक्चर है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेफ्थलीन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दे दिया गया है, आपको याद कर लेना है। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर इनके डिफिनेशन में ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जिसमें कहा जाता है कि
कि 2 रिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 बेंजीन्स के रिंग्स हैं, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। दोनों क्या है, आपस में अटैच हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फिजिकल पे, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपको जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर प्रॉपर्टी की बात आई है तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली यहाँ पे याद हो जाना। जैसे आप नेप्थलीन का डेफिनेशन याद किया था, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी याद हो जाना चाहिए। दोस्तों चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है, इट इज़ अ कलरलेस। आपको पता होगा कि यह कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि अभी आपने पढ़ाया कि यह वाइट होता है, ठीक है। तो वाइट तो होता है, ठीक है, लेकिन वाइट कब होता है, जब आप गोली बनाते हैं, ठीक है। जब आप उसका नेप्थलीन का जब गोली बनाते हैं आप, तब ये वाइट होता है, ठीक है। जब सॉलिड बनाते हैं तब वाइट होता है। लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, अगर नेप्थलीन को देखेंगे, इसको तोड़ कर देखेंगे, तो ये कलरलेस होता है। जैसे कि आप पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, तो कभी पानी वाइट कलर का दिखता है आपको, ठीक है, और कभी अगर ज़्यादा डीप हो तो ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है कंडीशन पे। यह कलरलेस सॉलिड होता है विथ शाइनिंग फ्लैश क्रिस्टल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शाइनिंग होता है, ये बहुत ही चमकता है, जैसे डायमंड चमकता है ना। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है क्रिस्टल, ठीक है, फ्लैश्ड क्रिस्टल। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप सैंड को देखे होंगे, जब सैंड नदी में आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, ठीक है। सैंड में एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से आपको यहाँ पे लेयर बाय लेयर जमता है। ठीक उसी तरह इसका भी क्रिस्टल होता है। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि यहाँ पे कोई भी अल्कोहलिक यहाँ पे मटेरियल पड़ता है, ठीक है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे पड़ता है तो डीजनरेट करता है, और डीजनरेट कैसे करता है, लेयर बाय लेयर करता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर छोटा होता जाता है, ठीक है। जैसे कि ये लेयर बाय लेयर छोटा हो रहा है, वैसे ही ये बनता भी है लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो जैसा कि आप सैंड को देखेंगे तो लेयर बाय लेयर जमता जाता है, ठीक है, और जो निचली सतह का जो सैंड होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, और वो हार्ड होके क्या हो जाता है, स्टोन में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह आपको ये भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, तो आपको यहाँ पे 80.2 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आपको, और यहाँ पे 217.9 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। और यह जो होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है, ठीक है, वोलेटाइल इन सेंस कि अगर आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आप अगर रख देते हैं तो ये धीरे धीरे इवोपरेट होके गायब हो जाता है। जैसे कि आपने आज यहाँ पे रख दिया, तो ऐसा नहीं 1 घंटा के बाद आप आएँ तो यहाँ पे ये है ही नहीं, गायब हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट आप 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आके इसे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये बहुत ही स्लोली इवोपरेट हो जाता है। यानी जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिम स्लोली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने यह देखा होगा कि कपड़े के अंदर भी नेफ्थलीन की गोली जो होता है वो रखा जाता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट न पहुँच पाए और आपके कपड़े को बर्बाद न कर पाए, इसलिए नेफ्थलीन की गोली वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, जिससे एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है। तो यहाँ पे एक मेडिसिनल यूज आपको हेल्प होगा कि यह प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो आप यह लिख सकते हैं मेडिसिनल यूज़ में, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक आ गया तो बता दिया, ठीक है, बाकी आपको मेडिसिनल यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑर्डर ऑफ माउथ बेल एंड बर्न विथ स्मोकी फ्लेश। देखिए ये क्या होता है, अगर आप इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और अगर आप इसे जलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्मोकी फ्लेम करके ये जलता है, और इसमें आपको फ्लेम भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि आपने पढ़ा था, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है, और धीरे धीरे अल्कोहल में सॉल्युबल होने लगता है, ठीक है, एंड वेरी सॉल्युबल इन ईथर एंड बेंजीन। और ईथर और बेंजीन में अगर आप डालते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट ही सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको देखने को मिलता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बस आपको इतना पॉइंट काफ़ी है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी है, ये आपको केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ टिपिकली अंडरगो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको यह देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है, जिसमें आपको क्या होता है कि 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे यील्डिंग होता है 2 प्रोडक्ट का, अल्फा और बीटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड का, ठीक है।
और डिपेंड करता है कि आप कैसा रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो यहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है कि कैसे आप रिएक्शन कराते हैं, उस बेसिस पे आपको अल्फा और बीटा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अल्फा मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीडोमिनेटेड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिएक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको अल्फा और देखते हैं कि कैसे अल्फ़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड और बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोड्यूस होता है, जिसमें आपको अल्फ़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड डोमेन कर। तो दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन तो यहाँ पे नेफ्थलीन है, जिसमें आपको रिएक्शन कराया गया है। पहले में ब्रोमिनेशन कराया गया है, दूसरे में सल्फोनेशन कराया गया है और तीसरे में फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एसाइलेशन कराया गया है, अल्काइलेशन नहीं कराया गया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यूनिट 2 में फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन, ठीक है, दोनों आपने पढ़ा। नेक्स्ट जो है वह है रिडक्शन, ठीक है। तो ये रहा केमिकल रिएक्शन, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको ब्रोमिनेशन में आपको रिफ्लक्स कराया जाता है किसका, Br2 और CCl4 का, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूस होता है 1 ब्रोमो नेफ्थलीन। नेक्स्ट जो है वह सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में क्या गया है, कंसंट्रेशन H2SO4 को 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे नेफ्थलीन को। यहाँ पे सल्फोनेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि H2SO4 इसमें डाला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कंडीशन डिफरेंट कंडीशन पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, जबकि नेफ्थलीन ही सिर्फ है, ठीक है। अगर आप फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं तो 1 एसीटोनेफ्थलीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिडक्शन कराते हैं नेफ्थलीन में तो आपको 1,3 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन है, आपको याद कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन लगा देना है, ठीक है। सल्फोनेशन है तो सल्फोनेशन लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, SO3 और हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो आपको एसाइलेशन यहाँ पे लगा देना है, जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रिडक्शन करा दिया है तो यहाँ पे नेफ्थलीन आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग और डिटेल में रिएक्शन में पढ़ेंगे। आपको बस यहाँ पे थ्योरी बताना था केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। और डिटेल में हम लोग रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए रिएक्शन से पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि नेफ्थलीन जो है वो बनता कैसे। आपने तो पढ़ लिया कि नेफ्थलीन होता क्या है, अब आप सीखेंगे कि नेफ्थलीन बनता कैसे। तो जो नेफ्थलीन होता है वो कोल तार से बनता है, या फिर आपको पेट्रोलियम से देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर हैवर्ड सिंथेसिस से भी बना सकते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे आपको प्रोसेस देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से आप नेफ्थलीन को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिया हुआ है मेथड प्रिपरेशन का, जिसकी हेल्प से आप नेफ्थलीन को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको अगर आप प्रिपरेशन पूछा जाता है कि प्रिपरेशन बताइए नेफ्थलीन का, तो भी आपको सेम ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, आपको ऐसे ही बताना है। या फिर आपको सिंथेसिस पूछा जाता है नेफ्थलीन का, तो भी आपको सेम ही सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों में आंसर आपको सेम ही देना। कोल तार से कैसे बनता है नेफ्थलीन। कोल तार इज़ मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। आपको पता है कि कोल तार जो होता है वो मेन सोर्स होता है नेफ्थलीन का। डिक्लाइन मतलब डीकाहाइड्रोनेफ्थलीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक क्रिस्टल एट 180 डिग्री सेल्सियस। थ्योरी में कहा जा रहा है कि आप डेकालाइन को लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे कि मेटालिक क्रिस्टल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल ले लिए और डेकालाइन को ले लिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर भी ले लिए, ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस। अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन टू फॉर्म अ नेफ्थलीन, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि नेफ्थलीन प्लस 5H2O का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जिसमें 5H2O बाहर निकल जाएगा और नेफ्थलीन हमको मिल जाएगा। तार मेन सोर्स होता है, ठीक है, और डेक्लाइन की प्रेजेंस में मेटालिक क्रिस्टल एट 180 डिग्री सेल्सियस की हेल्प से हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं, जिसमें क्या होता है नेफ्थलीन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है वो है हमारा पेट्रोलियम से। इसमें कहा जा रहा है मिथाइल नेफ्थलीन, ठीक है, इज हीटेड एट 600 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिथाइल नेफ्थलीन को हम लोग हीट करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। नेफ्थलीन का प्रोडक्शन के लिए, फॉर्मेशन के लिए हम लोग मिथाइल नेफ्थलीन को हीट करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तब हमें क्या देखने को मिलता है,
naphthalene by dealkylation. This method yield a pure form of naphthalene as compared to coal tar method. ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था जो कोल tar होता है मेन सोर्स होता है नेफ्थलीन का, लेकिन जो प्रोडक्शन आपको पेट्रोलियम के थ्रू बनता है सबसे आपको प्योर होता है। ठीक है, सबसे प्योर नेफ्थलीन पेट्रोलियम के थ्रू ही बनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो मिथाइल नेफ्थलीन को लिया गया है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एट द टेम्परेचर कितना लिया गया है 600 डिग्री सेल्सियस, देन फॉर्मेशन किया गया है किसका, नेफ्थलीन का। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको अगर नेफ्थलीन में ये सिंथेसिस का प्रोसेस आपको नहीं याद है तो आप जितना जल्द हो जाए ये प्रोसेस याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हवर्ट सिंथेसिस बिल्कुल पूछा ही जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 स्टेप होता है। स्टेप का नाम लिखना होता है और आपको रिएक्शन लिखना होता है कि किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेंजीन को लेते हैं, बाद से हम लोग सक्सिनिक एनहाइड्राइड को लेंगे। ठीक है, और इसी क्या करेंगे हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन। ठीक है, आपने ये यूनिट 2 में भी पढ़ा होगा फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, AlCl के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, बीटा बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में है कि जो भी हमें फर्स्ट स्टेप से मिला यानी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन से जो भी हमें प्रोडक्ट मिला यहाँ पे बीटा बेंजाइल प्रोपियोनिक एसिड, इसको क्या करते हैं हम लोग ZnHg। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे HCl। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे HCl नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे HCl लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के प्रेजेंस में क्लीमेंसन रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्लीमेंसन रिएक्शन है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 4 फिनाइल, ठीक है, 4 फिनाइल ब्यूटेनिक, ठीक है, एसिड। दोस्तों हम लोग पहले स्टेप में फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया जिससे हमें बीटा बेंजाइल प्रोपेनिक एसिड मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लीमेंसन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन कराएंगे तो हमें 4 फिनाइल ब्यूटेनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप है वो है रिंग क्लोजर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पहले फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, उसके बाद से क्लीमेंसन कराया, थर्ड है रिंग क्लोजर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिंग सेपरेट है। ठीक है, इसमें भी आपने देखा कि रिंग सेपरेट है, ये रिंग कंप्लीटली बन नहीं रहा है। ठीक है, जबकि नेफ्थलीन में क्या होता है कि आप देखेंगे तो 2 रिंग्स आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, 2 रिंग आपस में मिले होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिंग्स जो है वो सेपरेट हो गया है और हम लोगों ने 2 स्टेप यहाँ पे फॉलो कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है इसमें क्या होगा, रिंग क्लोजर होगा। ठीक है, किसके प्रेजेंट में, PPA। ठीक है, PPA के प्रेजेंस में रिंग क्लोजर होगा। ठीक है, या फिर आप H2SO4 भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर PPA भी ले सकते हैं और इसके प्रेजेंस रिंग क्लोजर होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अल्फा टेट्रालोन। ठीक है, टेट्रालोन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अल्फा टेट्रालोन। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिंग क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन बाहर लगा हुआ है या फिर इसका जो बेंजीन गायब हुआ है उसको हमको लाना है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे आप ऑक्सीजन एक बाहर देख रहे थे जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये टेट्रालीन है, इसको आप टेट्रालीन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको टेट्रालीन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप बचा हुआ है एरोमेटाइजेशन का, जैसे यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन आपको यहाँ पे पहले वाले स्टेप आ गया था, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि OH यहाँ पे अटैच था, तो क्लीमेंसन रिडक्शन आपने कराया था तो यहाँ से OH हट चुका था। ठीक उसी तरह यहाँ से भी ऑक्सीजन को हटाना था तो हमने क्लीमेंसन रिडक्शन करा लिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपको एक ऑक्सीजन ऐड था, यहाँ पे भी आपको एक ऑक्सीजन ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों में क्या करना है, क्लीमेंसन रिएक्शन कराना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो सक्सिनिक एनहाइड्रेट आपने लिया था तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बाहर से अटैच था। ठीक है, तो उसी को रिमूव करने के लिए क्लीमेंसन रिएक्शन को फॉलो किया गया है। ठीक है, और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को क्या किया गया है, इसको अटैच करने के लिए कराया गया है। ठीक है, ताकि ये बेंज अटैच हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, यहाँ पे रिंग क्लोजर के लिए तो रिंग बनाना था यहाँ पे। ठीक है,
तो रिंग क्लोजर कराया था, ठीक है। अब एरोमेटाइजेशन यानी लास्ट स्टेप है एरोमेटाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि एरोमेटिक कंपाउंड बनाना। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग कंटेन करके, एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन रिंग कंटेन करे और वो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेंजीन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एरोमेटाइजेशन में हमें क्या करना होता है कि बेंजीन का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट H2O की प्रेजेंस में हमें क्या किया गया है, एरोमेटाइजेशन किया गया है और यहाँ पे नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो गया है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप बेंजीन लेंगे और सक्सिनिक एनहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, और इसको फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, दोनों को अटैच कर देंगे, ठीक है। जब आप दोनों को अटैच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक बेंजीन रिंग अटैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 कार्बन ही देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे 5 कार्बन यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, तो अटैच नहीं हो पाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम क्लीमेंसन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। क्लीमेंसन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना होता है, तो अगला स्टेप में आपको ऑक्सीजन हट गया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में रिंग क्लोजर करेंगे, हम लोग रिंग को क्लोज करेंगे, ठीक है, रिंग क्लोजर हो गया। उसके बाद से फिर क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो हट चुका रहेगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटाइजेशन करेंगे, जहाँ से आपको नेफ्थलीन देखने को मिलेगा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, आपको एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करना है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट 1 ब्यूटीन। इसमें क्या करते हैं कि 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन को पास करते हैं रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू, तो हमें नेफ्थलीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि फिनाइल 1 ब्यूटीन है और इसको रेड हॉट एयर कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू पास किया गया है, तो हमें नेफ्थलीन प्लस हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नेफ्थलीन चाहिए, ठीक है, तो हमें नेफ्थलीन मिल गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नेफ्थलीन को लेंगे और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो टेम्परेचर या फिर केमिकल डिफरेंट केमिकल डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है नेफ्थलीन, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। आपको पता ही होगा कि नेफ्थलीन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है बेंजीन से। इट अंडरगोज सेवरल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, नाइट्रेशन, हाइलोजिनेशन एंड एसाइलेशन। हम लोग इसी रिएक्शन को हम लोग देखने वाले हैं, पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, देन नाइट्रेशन, हाइलोजिनेशन एंड एसाइलेशन कराएंगे। दोस्तों जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है वह है ऑक्सीडेशन। हम लोग नेफ्थलीन को ऑक्सीडेशन कराएंगे और फिर देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो रिएक्शन में हम लोग को KMnO4 लेना है, ठीक है, और इसको एसिडिक मीडियम में हम लोग नेफ्थलीन को पास कराएंगे, देन हम लोगों को मिलेगा पैथिलिक एसिड। और वहीं अगर बेसिक मीडियम हो जाए पैथेलोनिक एसिड हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग नेफ्थलीन को लेंगे और क्रोमियम एसिड के थ्रू पास कराएंगे, देन हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 1,4 नेफ्थक्वेनियन। नेक्स्ट नेफ्थलीन को लेंगे और Zn या फिर H2O के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे, देन हम लोग को फिथ एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ। नेक्स्ट हम लोग नेफ्थलीन को लेंगे, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में या फिर HgSO4 के प्रेजेंस में, देन हम लोग को देखने को मिलेगा पैथिलिक एनहाइड्राइड। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन। इसमें क्या करेंगे, हम लोग रिडक्शन कराएंगे। पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराया था, हम लोग रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। रिडक्शन में क्या करेंगे, नेफ्थलीन को लेंगे, ठीक है, और NI के प्रेजेंस में हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो टेट्रालीन, या फिर अगर आप इससे रिएक्शन कराते हैं तो आपको डेक्लाइन देखने को मिलेगा। नेफ्थलीन को इन द प्रेजेंस में C2H5OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपको यील्ड होगा वह होगा 1,4 डाईहाइड्रोडाईएलीन। उसी नेफ्थलीन को H2NI के प्रेजेंस में करते हैं तो डेकालाइन मिलेगा। डेकालाइन को हम लोगों ने नेफ्थलीन बनाया था, अगर आप सिंथेसिस पीछे पढ़े हैं तो आपको याद होगा, ठीक है। डेकालाइन के प्रेजेंस में हम लोगों ने नेफ्थलीन बनाया था। नेक्स्ट है NaC5H12O के प्रेजेंस में टेट्रालाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये नेफ्थलीन का कुछ रिडक्शन था, ठीक है, और कुछ ऑक्सीडेशन था। तो इसमें जो आपको आसान लगे आप बना के कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये ऐसे ही है, आपको याद रखना होगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें से ये कर सकते हैं कि आप ये 4 के बदले 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 कोई सा भी याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाला आपको याद होगा कि डेकालाइन बनाया था तो जस्ट अपोजिट आपको केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। आप सिंथेसिस को जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है, जो भी आपने सिंथेसिस में पढ़ा था जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्शन चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में अगर आपको याद नहीं आता है तो आप सिंथेसिस वाले जितने भी आप पढ़े हैं वो क्या कर दे कि केमिकल रिएक्शन में आप उसे लिख सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रिडक्शन में कौन सा लिखना है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन में कौन सा लिखना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप रिडक्शन का ऑक्सीडेशन में लिख दिए, ऑक्सीजन का रिडक्शन में लिख दिए
तो फिर गलत हो जाए। इसमें नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन टू नेफ्थलीन गिव और नेफ्थलीन। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड ऐड करते हैं तो डाई ब्रोमाइड या फिर नेफ्थलीन डाई क्लोराइड देखने को मिलेगा। ठीक है। फर्दर एडिशन ऑफ ब्रोमाइड और क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है, और नेफ्थलीन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अगर आप फिर से दोबारा ऐड करते हैं ब्रोमाइड को, ठीक है, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। एडिशन रिएक्शन काफ़ी आसान है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है कि ब्रोमाइड ऐड करना है या फिर क्लोराइड, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई। ठीक है, आपको एक बार ऐड करना है, फिर दूसरी बार ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करते रहना है अपने से, और रिएक्शन जब अपने से करते हैं तो एक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नया नया प्रोडक्ट बनता जाता है। जैसे आप कुछ भी करते हैं और नया नया आपको मिलता जाता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। जैसे नया नया गर्लफ्रेंड मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह केमिकल है, नए नए केमिकल में नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए केमिस्ट्री को फील करके पढ़िए तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा केमिस्ट्री को पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पे डेरिवेटिव है नेफ्थलीन का। ठीक है, डेरिवेटिव तो काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक दो डेरिवेटिव ला दिया हूँ। ठीक है, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेडिसिनल जो यूज है यहाँ पे वो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप मेडिसिनल यूज अच्छे से याद कर ले। डेरिवेशन में फर्स्ट जो डेरिवेशन है, ठीक है, वन नेप्थॉल। नेप्थॉल जो है वो कब बनता है? ठीक है, तो नेप्थॉल बनने का यहाँ पे दो प्रोसेस है। यहाँ पे कहा जा रहा है वन नेप्थॉल इज प्रिपेयर्ड बाय टू मेन रूट्स। ठीक है, यहाँ पे दो रूट से बनने का। ठीक है, इन वन मेथड नेप्थॉल इज नाइट्रेट टू गिव वन नाइट्रो नेफ्थलीन। ठीक है, विच इज हाइड्रोजिनेटेड द अमाइन फॉलो बाई हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में तो वन नाइट्राइट बनता है। नेटिवली नेफ्थलीन इज हाइड्रोजिनेटेड इन टेट्रालीन विच इज ऑक्सीडाइज टू वन टेट्रालीन विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है वन फ्लोरोनेफ्थलीन। ठीक है, और थर्ड है वन क्लोरोनेफ्थलीन। क्लोरोनेफ्थलीन है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है C10H7F है, तो आपको फ्लोरोनेफ्थलीन, और लास्ट में Cl है तो क्लोरोनेफ्थलीन। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, बस फ्लोरो और क्लोरो आपको देखने को मिलता है। अब चलिए चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है मेडिसिनल यूज। ठीक है, मेडिसिनल यूज से काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो आपको मेडिसिनल यूज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेडिसिनल यूज में आपको फर्स्ट है इट इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड एंटी हेलमिंथी। तो इसका जो यूज होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और एंटी हेलमिंथी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड है वो है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था और जब पढ़ा रहा था आपको नेफ्थलीन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कपड़े के अंदर रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि कपड़ा ख़राब नहीं होता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन इंटर नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि कपड़ा कोई भी इंसेक्ट या फिर और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फंगस वहाँ पे डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव होता है, कपड़े में नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल में बताया था कपड़े में होता है, लेकिन आप कपड़े में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिनल यूज यहाँ पे पूछा गया। आपके घर में कोई कपड़ा ख़राब हो जाता है, फंगस लग जाता है, या फिर उसके अंदर इंसेक्ट इंटर करके कपड़ा को नुकसान कर देता है, तो आप नेफ्थलीन का गोली लाकर आप रख सकते हैं। मार्केट में यह इजीली अवेलेबल होता है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में फिनाइल की गोली भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दुकान पे तो आपको दुकान वाले आपको दे देगा। थर्ड पॉइंट है इट इज़ इफेक्टिवली यूज्ड इन आई ड्रॉपलेट। ठीक है, इसका यूज आई ड्रॉपलेट में भी यूज किया जाता है, किसके लिए? प्रिजर्वेटिव के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा था प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द सिम्टम ऑफ कोल्ड, हैवी फीवर और गोनेरिया एंड कैटरेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आँख में भी प्रॉब्लम होता है, फीवर होता है, या फिर गोनेरिया होता है, या फिर कोल्ड या फिर हैवी फीवर, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसका मेडिसिनल यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है वह है फिनेप्थलीन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नेफ्थलीन को कवर किया है अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको PDF वगैरह की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक